क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर है सैंपल पेपर का, है ना, और 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल को भरने में, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। स्विमिंग पूल को भरने में क्या किया गया है कि 2 पाइप लगाया गया है। एक स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल है बड़ा वाला। इसमें क्या किया गया है कि भरने के लिए 2 पाइप है। एक आपका है थोड़ा सा मोटा वाला पाइप, है ना, एक क्या है मोटा वाला पाइप, और एक क्या है पतला है ना, एक क्या है पतला वाला नल है। 2 टाइप का पाइप लगाया गया है इसमें। एक को लग रहा है, कह रहा है इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर used for 4 hours and the pipe of a smaller diameter used for 9 hours, मतलब इसको 4 घंटा के लिए और इसको 9 घंटा के लिए चलाया जा रहा है पाइप को। किसको? टंकी को भरने के लिए। तो इसको 9 घंटा चलाने के बाद, इसको 4 घंटा चलाने के बाद टंकी जो है वह आधा टंकी भर गया। कितना टंकी भर गया? आधा टंकी। फिर कह रहा है कि फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू ईच पाइप फिल द पूल सेपरेटली, कि अलग अलग अगर भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा। और चीज दे दिया है कि एक फाइंड इफ द पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब 10 घंटा ज्यादा लगता है। किसको? छोटा वाला पाइप को। इफ द स्मॉलर डायमीटर, छोटा वाला पाइप को इससे 10 घंटा ज्यादा लगता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस पाइप को भरने में टंकी टाइम लगता है x, तो इसको लगेगा x प्लस 10। कितना लगेगा? x प्लस 10 आवर, है ना। इसको अगर x आवर, हम लोग क्या करते हैं कि x आवर में टंकी क्या करता है, ये इन x आवर, है ना, इन x आवर क्या करता है, बिग डायमीटर पाइप फुल टैंक, टंकी को भर देता है ना, x आवर में। तो 1 घंटा में, इन 1 आवर, 1 घंटा में बिग डायमीटर पाइप कितना भरेगा? 1/x पार्ट, है ना। टंकी के 1 घंटा में 1/x पार्ट भरेगा, है ना। यूनिटरी मेथड लगाना है। x में फुल हो गया मतलब 1 पार्ट, तो 1 आवर में 1/x पार्ट। कितना देर चला है ये? 4 घंटा। तो इन 4 आवर बिग डायमीटर पाइप कितना हो जाएगा? 4/x पार्ट, 4/x पार्ट। अब जैसे बड़ा डायमीटर वाला पाइप का निकाले हैं, उसी प्रकार स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप का भी निकालेंगे। इसका भी क्या निकालेंगे कि अगर x प्लस 10 आवर में टंकी को फुल कर देता है, तो 1 आवर में 1/x प्लस 10, तो 9 आवर में कितना भराएगा? 9/x प्लस 10, है ना। x प्लस 10 घंटा में टंकी फुल, तो 1 घंटा में 1/x प्लस 10 पार्ट भराएगा टंकी का। तो 9 आवर में, 1 घंटा में इतना, तो 9 घंटा में 9 से गुना कर दिए, मतलब 9 घंटा अगर चलने के बाद ये छोटा वाला पाइप से टंकी का इतना पार्ट भरेगा। 4 घंटा चलने के बाद टंकी का पार्ट इतना भरेगा। तो टोटल अगर ये 4 घंटा चलता है और ये 9 घंटा चलता है, तो टंकी कितना भरा रहा है? हाफ, आधा भरा रहा है। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। 4/x प्लस 9/x प्लस 10, और टंकी कितना भरा रहा है? 1/2। ये मेरा क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ये दिया हुआ है। अब एलसीएम लेते हैं नीचे में, x इंटू एक्स प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 40 प्लस 9x बराबर 1/2, 13x प्लस 40 इंटू 2 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे x स्क्वायर प्लस 10x। अब इसके बाद फिर यहाँ पे 26x प्लस
80 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x। आगे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, माइनस 26x। ये प्लस 80 है, इधर आएगा माइनस 80 बराबर 0। अब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 बराबर 0, है ना। 80 को दो भाग में तोड़ना है, फैक्टराइज करेंगे इस प्रकार कि 16 आ जाए। तो 20 इंटू 4, 20 चौके 80, 20 और 4 को गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 20 में से 4 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 बराबर 0। x इंटू एक्स माइनस 20 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 20 और x बराबर आएगा माइनस 4। अब माइनस में तो होगा नहीं, x बराबर कितना आएगा 20। अब 20 जो है मतलब बड़ा वाला पाइप, जो मोटा वाला पाइप है, इसको कितना देर अकेले में लगेगा, इसको लगेगा 20 घंटा इस टंकी को फुल करने में। और छोटा वाला जो पतला वाला पाइप है, इसको कितना लगेगा 20 प्लस 10 30 घंटा लगेगा टंकी को भरने में। ठीक है, अब हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी में और करके है ना, हम लोग और करके उसको भी बना लेते हैं। एग्जाम में आपको क्या करना है, और करके नहीं बनाना है, लेकिन हम यहाँ बनाएंगे, है ना। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर के क्या करना है, यहाँ पे हवाई सफर में क्या है, यहाँ की वेदर जो है, वेदर खराब हो गया है, मौसम खराब की वजह से फ्लाइट जो है वह लेट है, और उसका स्पीड जो है वह 200 किलोमीटर पर आवर जो है वह घटा दिया गया है ना। कह रहा है द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वह 30 मिनट से बढ़ा दिया गया है। फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, शेड्यूल ड्यूरेशन कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि फ्लाइट का यूजुअल स्पीड कितना था, है ना, जो पहले का स्पीड। तो लेट यूजुअल स्पीड ऑफ फ्लाइट वी एक्स, फ्लाइट का स्पीड कितना था, x था। बाद में 200 किलोमीटर स्पीड घट गया, तो आफ्टर बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से फ्लाइट का जो स्पीड है वो कितना हो गया, x माइनस 200 है, x माइनस 200 है। और दोनों में समय का जो अंतर है वह कितना है, समय का जो अंतर है वह है हाफ आवर। तो सबसे पहले अगर स्पीड x था तो टाइम कितना लगता, है ना, टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, बाद में जब स्पीड कम होगा तो इसमें ज्यादा समय लगेगा, और इसमें क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो ज्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे, क्या करेंगे, ज्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे, है ना। कम में से तो ज्यादा को नहीं घटाएंगे ना, तो ज्यादा समय में से कम को घटाएंगे। तो जब स्पीड x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर था तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस है 600 और स्पीड है x माइनस 200, तो इतना समय लगेगा, है ना। ये बाद में, पहले कितना समय लग रहा था, डिस्टेंस है 600 और स्पीड है x, ये पहले का समय है और ये बाद का समय है, और दोनों में कितना अंतर है, 1/2 आवर का। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 1/2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 200 क्रॉस मल्टीप्लाई 600x माइनस 600x माइनस माइनस प्लस 6 2 12 बराबर 1/2, है ना। कट जाएगा, इधर गुना कर या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस
200x बराबर 2 से इधर गुना कर देंगे 24 20 है ना। अब क्या करते हैं, उसको इधर ला लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 20 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज देखिए यहाँ पर कितना है, 2,40,000 है। इसको इस प्रकार ब्रेक डाउन करना है कि ये कितना आ जाए, 200 आ जाए, है ना। तो किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर करते हैं, अगर 2,40,000 है ना, इसको क्या करते हैं, 4 जीरो का तो 2 जीरो हो जाएगा, है ना, 2 जीरो। और 24 का अगर हम लोग 12 इंटू 2 करते हैं, 12 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 1000, लेकिन यहाँ 200 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 4 जा, अगर 6 4 जा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 भी हो जाएगा, और 600 में से 400 जाएगा तो 200 भी बच जाएगा, है ना। तो हम लोग इस दोनों को क्या करेंगे, लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 24 पर 00 इतना, ठीक है। -6 प्लस 400 -2, इस दोनों में कॉमन लेंगे x माइनस 600 प्लस 400 कॉमन लेंगे, x माइनस 600 बराबर 0। तो x माइनस 600 इंटू एक्स प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ से 2x का वैल्यू निकलेगा, एक x का वैल्यू निकलेगा 600 और एक x का वैल्यू निकलेगा -400। -400 तो है नहीं पॉसिबल, तो x बराबर कितना लेना है, 600 लेना है। क्यों, क्योंकि प्लस होगा स्पीड, माइनस में तो होगा नहीं। मतलब यूजुअल स्पीड जो है वो फ्लाइट का कितना है, 600 किलोमीटर पर आवर, और बाद में बैड वेदर की वजह से फ्लाइट का स्पीड कितना हो गया, 400 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि शेड्यूल्ड टाइम कितना था, तो शेड्यूल्ड टाइम कितना होगा, टाइम बराबर क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस बाय स्पीड है 600, काटेंगे तो 1 आवर, मतलब शेड्यूल्ड टाइम कितना था फ्लाइट का, 1 आवर का था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 33 जो है, इसमें कह रहा है कि प्रूफ दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर। मतलब एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है, नाम ले लेते हैं ABC। कह रहा है एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल, जो क्या होगा, एक किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो दो इंटरसेक्ट करेगा दोनों साइड को, ये दोनों साइड का रेशियो जो होगा सेम होगा, अर्थात प्रूफ करना है AD बाय DB बराबर AE बाय EC, है ना। ये चीज हमको क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है पहले, उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन में आगे भी है इसी थ्योरम का प्रयोग करके, है ना। लेकिन हम लोग पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहां पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है आपका ट्रायंगल AE एंड ट्रायंगल ABC ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा वाला, और एक ADE छोटा वाला बन रहा है। उसमें क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों में कॉमन है, क्या है, दोनों में कॉमन है। अब यहां पर ADE एंगल जो होगा एंगल B के बराबर होगा, एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABCE, किस चीज से, करॉस्पॉन्डिंग एंगल से, दो पैरेलल लाइन है ना, DE और BC पैरेलल लाइन, और ये ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा, एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC करॉस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। और तीसरा जो है एंगल AEC इक्वल टू एंगल ACB, ये भी सेम करॉस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना, करॉस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी सेम चीज होगा। इसके बाद जब तीनों एंगल सेम है दोनों ट्रायंगल का, तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर, तो वही चीज लिख लेते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल
ADC है ना, ABC जो है वह ADC के सिमिलर है, मतलब एंगल A के बराबर, एंगल B मतलब एंगल B जो है वह इस एंगल D के बराबर है, एंगल C जो है एंगल C जो है एंगल E के बराबर होगा, यहाँ पर ADE नाम हो जाएगा, है ना, ADE। ठीक, किस चीज से हो जाएगा सिमिलर? बाई ए एंगल से हो जाएगा सिमिलर। हम लोग ए से भी सिमिलर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। अब क्या करते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइड का रेशियो लेते हैं, इधर से लेते हैं पहले ए बी, तो यहां से लेंगे ए बी बाई ए डी इक्वल टू, यहां पर क्या करते हैं, लेते हैं हम लोग ए सी बाई, यहां पर क्या ले लेंगे, ए ई, है ना। होता है तीनों साइड का रेशियो सेम, हम लोग यहाँ दो साइड का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तीसरा साइड भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्या लाना है, इस साइड में और इस साइड में रिलेशन लाना है ना। तो ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए ई। अब क्या करते हैं, हमको यहाँ पर लाना है ए डी बाई डी बी, ए बी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, मतलब ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। यहां से हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों साइड -1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी, और ए बी माइनस ए डी जो हो जाएगा, देखिए क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस करते हैं, दोनों साइड हम लोग माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ए सी बाई ए ई -1, इधर से -1 करेंगे, है ना, तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे एडी, एलसीएम ले लेंगे एडी, ऊपर में हो जाएगा ए बी माइनस ए बी माइनस ए डी इक्वल टू, यहां पर ए ई एलसीएम ले लेंगे, ए ई एलसीएम ले लेंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए ई। अब ए बी में से ए डी को घटाएंगे, ए बी में से ए डी को घटाएंगे तो क्या आएगा, बी डी बाई ए डी इक्वल टू, यहां पर ए सी में से ए ई को घटाएंगे, ए सी में से ए ई को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहां पर ई सी बाय ए ई, है ना, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ये चीज लाना है तो इसको इधर लाते हैं, ए ई बाय, इसको इधर लाते हैं, ई सी बराबर ए डी बाय बी डी। ये क्या हो गया आपका, थ्योरम प्रूव्ड, है ना, क्या हो गया, प्रूव्ड, ये हो गया थ्योरम प्रूव्ड। अब क्या करना है हम लोग को, इसी थ्योरम का प्रयोग करके, इसी थ्योरम का, ये सबको समझ में आ गया होगा आसानी से, दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे, सिमिलर करके साइड का रेशियो सेम, है ना, साइड का रेशियो सेम है तो इधर करके -1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी थ्योरम का प्रयोग करके आगे भी क्वेश्चन है कि using the above theorem prove that if a line through the point of interaction of a diagonal and parallel to the base of trapezium divide the non-parallel side in the same ratio, मतलब एक ट्रेपीजियम है ना, इसको पहले मिटा लेते हैं, क्या है यहाँ पर एक ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम में क्या है, यहाँ पर ये दो पैरेलल साइड है, यहाँ पर कह रहा है इसका जो नॉन पैरेलल साइड का जो है, यहाँ पर एक हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं और एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार का नाम दे देते हैं ए बी सी बी, जहां पर ए डी जो है वह पैरेलल है बी सी के, ए डी जो है वह पैरेलल है बीसी के, यहां पर नाम दे देते हैं ई और एफ। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है ए ई बाय ई बी इक्वल टू डी एफ बाय एफ सी, मतलब ये नॉन पैरेलल साइड को क्या करेगा, नॉन पैरेलल, जो साइड पैरेलल नहीं है, ये दोनों साइड तो पैरेलल है, ये दोनों साइड क्या है, नॉन पैरेलल है, तो नॉन पैरेलल साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ए ई बाई ई बी इक्वल टू डी एफ बाई एफ सी,
है ना, DF बाई FC। तो इसी चीज को प्रूफ करना है। ये लाइन जो है क्या है, इसके पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं ट्रायंगल BDC। कौन सा ट्रायंगल, BDC। BDC और ये क्या है, BDC में बीच में नाम ले लेते हैं M, है ना। BDC में MF जो है इस ट्रायंगल में MF जो है वह पैरेलल है BC के। और अभी हम प्रूफ किए हैं इससे पहले थ्योरम, किसी भी एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वहां पर क्या होगा, DM बाय MB इक्वल टू DF बाई FC। किस चीज से ये हो जाएगा, इधर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है उस चीज से ये हो जाएगा, है ना। DM बाई, यहाँ पर DM बाई MB इक्वल टू DF बाई FC। क्योंकि ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। अभी हम लोग जस्ट पीछे प्रूफ किए हैं, है ना। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ABD। ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर क्या है, EM जो है वह पैरेलल है AD के, है ना। ये जो है AD के पैरेलल है इस ट्रायंगल में, है ना। अब ये दोनों पैरेलल है, यहां भी लगेगा BPT। तो यहां पर क्या होगा आपका AE बाय EB इक्वल टू DM बाय MB। ये किस चीज से हो जाएगा, ये भी BPT से होगा, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को लेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ भी DM बाई MB, यहाँ भी DM बाई MB, मतलब DM बाई MB और DM बाई MB दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, DF बाई FC जो है वह इक्वल है AE बाई EB के, है ना। इसका मतलब क्या है, इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2, 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन से हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे आसानी से, है ना। आसानी से इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं हम लोग कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग पढ़ लिए होंगे कि ड्यू टू हैवी फ्लड इन ए स्टेट, किसी भी राज्य में क्या हुआ, बाढ़ आ गया है वहां पर। थाउजेंड्स वेयर रेंडर्ड होमलेस, और हजारों लोग क्या हुए हैं, घर से बेघर हो गए हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले गए हैं। तो इस चीज को क्या किया है, स्कूल वाले 50 स्कूल ने मिलकर क्या किया है, सोचा है कि हम लोग उसको क्या देंगे, आश्रय देंगे, रहने के लिए जगह देंगे। तो इसमें टेंट जो है वह टोटल 1500 टेंट बनाया जा रहा है। टोटल कितना टेंट बनाया जा रहा है, 1500। और जितना खर्च आएगा बनाने में वह सभी स्कूल मिलकर क्या करेंगे, उस खर्च को उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो टेंट है वो टेंट किस प्रकार का बनाया जाएगा। देखिए टेंट का जो डिजाइन है, टेंट क्या किया जा रहा है, नीचे में सिलिंड्रिकल, ठीक है, और इसके ऊपर में कोनिकल, मतलब इस प्रकार का टेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, जो भी बाढ़ से पीड़ित होंगे उसको रहने के लिए इस प्रकार का टेंट बनाया जा रहा है। और यहाँ पर दे दिया है कि बेस रेडियस 2.8 मीटर, बेस का जो रेडियस है वह दे दिया है 2.8 मीटर। ठीक है, अब एक तो हाइट इधर का होगा, है ना, एक हाइट यहाँ का होगा, तो इसके बीच का जो हाइट है और इधर जो हाइट होगा, है ना, इधर का कुछ हम लोग कैपिटल H ले लेते हैं। तो जो हाइट है सिलेंडर का हाइट जो है वो दे दिया है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। और ऊपर का जो हाइट दे दिया है क्वेश्चन में कि 2.1 मीटर, ये हाइट जो है ये 2.1 मीटर दे दिया है हाइट। कह रहा है इफ द कैनवास आर यूज टू मेक द टेंट्स कॉस्ट 120 पर मीटर स्क्वायर, 120 रुपी पर मीटर स्क्वायर। क्या लग रहा है, कपड़ा का जो बनाने का टेंट का जो खर्चा है वह लग रहा है 120 रुपया
पर मीटर स्क्वायर, कह रहा है कितना रुपया प्रत्येक स्कूल के द्वारा शेयर किया जाएगा। तो पहले तो हमको निकालना होगा कि कपड़ा कितना लगेगा, है ना, एक टेंट का, फिर 1500 टेंट का, क्योंकि इसी प्रकार का टोटल 1500 टेंट बनाना है। तो एक टेंट का पहले निकालते हैं, फिर 1500 टेंट का निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेंट में पहले कितना कपड़ा लगेगा उसका एरिया निकालते हैं। देखिए नीचे में जो सिलेंडर है, सिलेंडर पे कपड़ा किधर से लगेगा, चारों तरफ गोल से कपड़ा लगेगा, है ना। नीचे में तो कपड़ा लगाना नहीं है, बीच में कपड़ा इस प्रकार का लगाना नहीं है, तो क्या लगेगा, सिर्फ कर्व वाले पार्ट पे कपड़ा लगाना है। मतलब सिलेंडर का क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं 2 पाई आर इंटू एच, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। ये किसका है, सिलेंडर का है। और ऊपर में जो है कोन, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन यहाँ पर एल नहीं पता है, एल क्या होता है, सैलेंट हाइट। तो हम लोगों को लेकिन ये रेडियस पता है 2.8 मीटर है ना, एच पता है। तो यहाँ पर एल जो होगा ये क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, रूट अंडर 2.8 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग करेंगे तो 2.8 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, 2.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा 4.41 प्लस 2.8 का स्क्वायर आप लोग को गुना करना है, और 2.8 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 7.84 हो जाएगा। दोनों को ऐड करने के बाद 12.25, फिर इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। ये हो गया आपका एल निकल गया। तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो ऊपर का होगा वो क्या होगा, पाई इंटू आर इंटू एल, पाई आर एल। अब कर्व सरफेस एरिया जब उसका हम निकालेंगे, पाई आर एल, इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो ये है आपका आएगा 30.8, ये आ जाएगा 30.8 मीटर स्क्वायर। और इसको अगर गुना करेंगे तो ये गुना करने के बाद आ जाएगा 61.6 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल जो एरिया है जितना में क्या लगाना है, कपड़ा लगाना है, तो 61.6 मीटर स्क्वायर प्लस 30.8 मीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे, 4 2 9, 92.4 मीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक टेंट का है, बनाना कितना टेंट है, 1500 टेंट है, तो इसलिए क्या लिखना है, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1500 टेंट। 1500 टेंट के लिए कितना हो जाएगा, इसी को 1500 से गुना कर देंगे, 92.4 मीटर स्क्वायर, तो इतना कपड़ा लगेगा। और कॉस्ट कितना है, 120 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जो है वो हो जाएगा 120 रुपया रेट है, और रेट इंटू एरिया क्या होता है, कॉस्ट होता है 92.4। सबको गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 163,166,632,166,632,000। ठीक है, इतना आ जाएगा टोटल आपका खर्चा। अब इस खर्चा में टोटल स्कूल कितना है, 50 स्कूल है, तो वन स्कूल हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा एक स्कूल को, 632 बाय 50 है ना। जब इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा आपका 332,640, मतलब एक स्कूल को जो है वह 3,32,640 रुपया देना पड़ेगा।
है ना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि टेंट बनाना है तो टेंट में हमको जो कपड़ा लगेगा उस कपड़ा का एरिया निकालना है। अब जब भी कपड़ा का एरिया निकालना होगा तो कर्व सरफेस एरिया को लेंगे, है ना। नीचे सिलेंडर है तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ऊपर कोन है तो कोन का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया, जिसमें क्या लगाना है, कपड़ा लगाना है। अब इतना एक टेंट का हो गया। टेंट कितना है 1500, तो 1500 गुने इतना, और एक टेंट में खर्चा कितना है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 120 रुपया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया इतना। अब क्या करना है, एक स्कूल को इसमें कितना पेमेंट करना होगा, टोटल स्कूल मिला के इतना देगा। स्कूल कितना है 50, एक स्कूल का क्या करेंगे 50 से उसको डिवाइड कर देंगे तो एक स्कूल का खर्चा निकल जाएगा कि एक स्कूल को कितना पेमेंट करना है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आसानी से, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स है जिसका साइड कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 2 सॉलिड बॉक्स है ना, क्यूब है, तो हम लोग क्या बना लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, 2 क्यूब है, एक क्यूब और है इधर। इस क्यूब का जो साइड है वो दे दिया है 7, ठीक है, साइड दे दिया है 7 सेंटीमीटर, साइड दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें से सॉलिड क्यूब है, क्या है, सॉलिड क्यूब है। अब कह रहा है कि इस कोन के क्या करना है, इस क्यूब के ऊपर वाले सरफेस से, जो टॉप सरफेस है उसमें से क्या करना है, एक हेमिस्फेयर को काटना है। क्या करना है, इसमें से टॉप वाले सरफेस पर से एक हेमिस्फेयर को काटना है। इस प्रकार का हेमिस्फेयर को क्या करना है, इसमें से कट करना है। इसमें से कट करके इसके ऊपर क्या लगा देना है, वो वाला हेमिस्फेयर इस प्रकार से इसके ऊपर लगा देना है ना। इसमें से हेमिस्फेयर को कट करना है और इसमें हेमिस्फेयर लगा देना है। उसके बाद निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पहले टोटल सरफेस एरिया इसका, है ना, निकाल लेते हैं और इसका निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कट करने के बाद देखिए, कट तो एक ही सरफेस में करेगा ऊपर से, है ना, ऊपर से करेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6a², क्योंकि इसका एक साइड का a² तो 6 साइड का 6a²। इसमें से क्या करना है, 6a² में प्लस करना है, क्या, जो ऊपर से बनेगा हेमिस्फेयर उसका भी कर्व सरफेस एरिया इसमें ऐड होगा, क्योंकि वो भी इसमें क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा, हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वह होता है 2πr², 2πr²। और इसमें से क्या करना है, घटाना है। देखिए ऊपर में जो रहेगा, ऊपर में जो रहेगा इसमें से हेमिस्फेयर इस प्रकार का कटेगा, है ना, इस प्रकार का कटेगा। तो ये एरिया ऊपर में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -πr², -πr²। तो ये कितना हो जाएगा 6a² प्लस πr², ठीक है। अब इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसका भी क्या है, टोटल 6 साइड तो 6a², है ना। अब प्लस ऊपर में जो इसमें हम क्या करेंगे, हेमिस्फेयर को जाके ऐड करेंगे, तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr², है ना। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। अब इसमें से देखिए ये 6 साइड में से क्या हुआ है, जितना दूर पे ये ऊपर से कवर रहेगा ये तो हटा देंगे, इसको हटाना है तब ना ये साइड वाला बचेगा, है ना। तो इसमें से क्या करना है, फिर से इसका एरिया माइनस कर देना है πr²। तो टोटल इधर कितना हो जाएगा 6a² प्लस πr²। ये इसका टोटल सरफेस एरिया है और ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। अब देखिए एक में से काटे हैं
दूसरा में जाके ऊपर से सब माउंट किए हैं, लेकिन दोनों का टोटल सरफेस एरिया क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इसका मतलब रेशियो कितना है दोनों का, 1:1 ही है। रेशियो कितना है, 1:1 ही है। तो इसमें आपको डायग्राम की मदद से अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन में आपको डायग्राम में दिया हुआ है कि थोड़ा सा क्या करना है, इसमें सोचना है कि हम लोग कौन को काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। जैसे हम लोग अपर सरफेस से अगर लेते हैं इस प्रकार, तो क्या करते हैं, इस प्रकार हेमिस्फेयर्स को हम लोग इसमें से काटते हैं। काटेंगे तो इतना क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया घट जाएगा। टोटल एरिया होता है इस सरफेस का a² है ना, इसमें से ये घट जाएगा πr²। तो वही किए हैं, -πr² किए हैं, है ना। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है, लेकिन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम 35 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्लास इंटरवल आपका दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है। अब यहाँ पर मीडियन दे दिया है 525, ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका 100 दे दिया है, अर्थात टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है वह 100 है। मीडियन का फॉर्मूला ये होता है L + n/2 - CF/F × H, ये हम लोग फॉर्मूला को जानते हैं, है ना। यहाँ पर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, जैसे 2, तो यहाँ पर 2, उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 5 7, फिर 7 को x के साथ जोड़ेंगे तो 7 + x, फिर 7 + x को 12 के साथ, मतलब इसको इधर जोड़े तो ये आ गया, फिर इसको इधर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसी प्रकार इसको इधर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 12 + 7 19 + x, फिर 19 + 17 36 + x, फिर इसको जोड़ेंगे 56 + x, फिर इसको जोड़ेंगे 56 + x + y, इसको जोड़ेंगे 65 + x + y, इसको जोड़ेंगे 72 + x + y, इसको जोड़ेंगे 76 + x + y। ये जो है ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। और हम लोग जानते हैं लास्ट में जो आता है ये क्या है, जो लास्ट में आता है ये टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। टोटल फ्रीक्वेंसी मेरा दे दिया है कितना, 100, तो इसको हम लोग मान लेंगे 100 के बराबर। तो यहां से x + y निकाल लेंगे, x + y कितना आ जाएगा, 24 इक्वेशन नंबर 1, है ना। x + y जो है वह 24 के बराबर है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये है आपका n है ना, कितना, यहाँ पर निकालना है n/2, मतलब n/2 कितना होगा, 100/2 जो होगा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, n/2 निकाल लिए। अब यहाँ पर मीडियन दे दिया है 525, तो 525 जो है यहाँ पर मीडियन क्लास सेलेक्ट करना होगा। मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा, तो आपका 500 से 600 के बीच में ये जो क्लास है ये क्या हो जाएगा, आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, क्योंकि मीडियन जो है वो 500 और 600 के बीच में है। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 500 से 600 के बीच में। अब देखिए 500 से 600 के बीच में ये मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास में एक होता है लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं h। तो h का वैल्यू पता है, h कितना है, 100 है ना। लोअर लिमिट है 500, अपर लिमिट है 600, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ लोअर लिमिट का जरूरत है। उसके बाद यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी जो है वह 20 है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्या होता है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वाला है इससे जस्ट पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं CF। क्या कहेंगे, CF। अब यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करते हैं, मीडियन आपका 525 है, बराबर L कितना है, L जो है वो 500 है, प्लस
n/2, n कितना है आपका, n/2 50 है, 50 माइनस CF है 36 प्लस x, मतलब 36 प्लस x, इसको ब्रैकेट में लेना है, बाई f, f कितना है यहाँ पर 20 है, 20, और इस सब के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, मल्टीप्लाई में है h, और h कितना है 500 से 600 के बीच कितना डिफरेंस है 100, तो h कितना हो गया आपका 100। अब क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 500 को इधर लाएंगे, 525 में 500 चला जाएगा, बचेगा 25, है ना, 25 इक्वल टू उधर है 50 माइनस 36 माइनस x बाय 20 इंटू इधर है 100, इसको काटेंगे 25 जा 25 बराबर इधर 50 माइनस 36 14, ये हो जाएगा 14 माइनस x इंटू 5, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 25 बराबर 70 माइनस 5x, 5x को इधर ला लेते हैं, 5x बराबर 70 माइनस 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 बाय 5, काटेंगे तो आ जाएगा 9, मतलब x कितना आ गया आपका 9। अब जब x 9 आ गया और हमको पता है x y बराबर है 24, तो y कितना आएगा, y जो आ जाएगा 15 आ जाएगा, है ना, क्योंकि x बराबर है 9 तो y बराबर हो जाएगा 15, तब ना दोनों मिलके 24 हो रहा है 24। तो इस प्रकार हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है आपका लॉन्ग आंसर में है, किसमें है, लॉन्ग आंसर में है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आसानी से आप लोग 5 नंबर इस क्वेश्चन को बनाकर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, क्लास इंटरवल दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है आसानी से, 2 का 2, है ना, फिर इस प्रकार जोड़ते चलेंगे, और टोटल जो सम होता है ये किसके बराबर होता है, n के बराबर। n क्या है यहाँ पर, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल जो फ्रीक्वेंसी है इस सब को जोड़ने के बाद आ रहा है 100, है ना, तो इसको हम लोग 100 के बराबर कर दिए तो x और प्लस y निकल गया। फॉर्मूला हमको पता है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100, फॉर्मूला पता है। इसमें मीडियन है, मीडियन 525 है, तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा मीडियन क्लास कौन सा है, तो मीडियन क्लास हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि 525 जो है वह 500 और 600 के बीच में आ रहा है, इसलिए मीडियन क्लास ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात ये होती है कि फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे, तो जो मीडियन क्लास में ये जो रहेगा इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी लेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इसके सामने वाला जो है इसको CF नहीं लेना है, इससे जस्ट प्रीवियस टर्म, इससे जस्ट पहले वाला जो है उसको हम लोगों को CF लेना है, और उसके बाद हम लोग फिर वैल्यू यहाँ पर पुट करते चले जाएंगे। L क्या है यहाँ पर, लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट हमको पता है 500 है, 500 और 600 में लोअर लिमिट ये है। H का वैल्यू पता है, 500 और 600 के बीच में गैप कितना है, 100 का है, तो वो क्या हो गया आपका H हो गया। n/2 पता है, CF पता है, फॉर्मूला पे पुट करेंगे आसानी से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।